हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरदीप पासवान अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम 12th क्लास के 4th चैप्टर का पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं और इस पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे आसियान क्षेत्रीय संगठन के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, यानी कि पिछले पार्ट में, कि यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई, यूरोपीय संघ की विशेषता, यूरोप संघ की उपलब्धियां, है ना, और यूरोप संघ के झंडे की विशेषता। तो ध्यान रहे, यूरोपीय संघ क्या था? एक क्षेत्रीय संगठन था। ऐसे ही आसियान भी क्या है? एक क्षेत्रीय संगठन है। तो जिस तरीके से उनका उद्देश्य था उस तरीके से इनका भी उद्देश्य सिमिलर हो सकता है। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमेशा हर चैप्टर के सारे पार्ट्स की वीडियो आपके पास आते रहे, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, तो चलो आओ शुरू करते हैं। देखो बच्चों, तो यहां पे आसियान की स्थापना कर रहे हैं। अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, इससे पहले जो आसियान था, दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन, ठीक है, आसियान को क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन या तो फिर संगठन, ठीक है, दोनों ठीक है। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन है या संगठन है, ठीक है। इसकी हुई स्थापना। अब इसकी स्थापना होने के पीछे रीजन क्या था, है ना? तो इसके स्थापना होने के पीछे देखो रीजन क्या है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ये जो आसियान देश थे, ये किसी न किसी के गुलाम बने रहते थे। या तो फिर ये यूरोपीय देश के गुलाम बने रहते थे, या तो फिर ये जापानी देश के गुलाम बने हुए रहते थे। तो इस टाइम तक जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद इनके पास इतना पैसा भी नहीं बचा जिनसे ये डेवलप कर सके, विकास कर सके, इवन तक भूखमरी तक की छा गई थी, ठीक है। और राष्ट्र को एकीकरण करना काफी मुश्किल था, क्योंकि छोटे छोटे क्षेत्र में डिवाइड थे और जाकर ये क्या कर लिया, हर किसी ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। और इनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब शीत युद्ध का दौर, ये हमारे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के जरूर देखो, ठीक है। तो शीत युद्ध का जब दौर चल रहा था, इसके अंदर भी किन्हीं दो बड़ी महाशक्तियों के अंडर में, नियंत्रण में आने का भी दबाव इन पर बना हुआ था, ठीक है। तो इतनी ज्यादा मुश्किलों को झेलते हुए यहाँ के दक्षिण पूर्वी की बात हो रही है। दक्षिण पूर्वी कैसे? यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें, ये इंडिया है, और इंडिया के देखो यहाँ पर क्या है, म्यांमार है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, म्यांमार है। म्यांमार के जब इधर की साइड जाएंगे तो हम इसको बोलेंगे पूर्वोत्तर देश। क्या बोलेंगे? पूर्वोत्तर देश, ठीक है। तो पूरब में जो है सारे देश, यही सारे देश की बात हो रही है आसियान की, क्योंकि इतना बड़ा एशिया है। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो दक्षिण पूर्वी की बात हो रही है, नीचे वाले पूर्वी की बात हो रही है, ठीक है। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के अंदर जो है सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, और फिलीपींस। ध्यान रखना, ये 5 देश अभी लिखूंगा, ध्यान रहे। तो इन 5 देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना करी थी, क्योंकि इतना ज्यादा दबाव होने के बाद भी, अब देखो दबाव हो गया, दबाव होने के बाद ये कह रहे कि हमें गुट निरपेक्षता में शामिल नहीं होना, हमें गुट निरपेक्षता में शामिल नहीं होना। अब जब नहीं हुए शामिल, और आपको पता होगा कि 1961 में गुट निरपेक्षता का सफल बैठक हुआ, ठीक है, और पहली बैठक बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में हुआ और उसके तहत गुट निरपेक्षता की स्थापना होगी। लेकिन इसके अंदर क्या था कि ये कह रहे थे कि हम जो हैं वो गुट निरपेक्ष में शामिल नहीं होंगे, हमें एक अलग विकल्प दो रहने के लिए, ठीक है। जब भी तो चैप्टर का नाम पड़ा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो अलग से विकल्प चुन करके ये जो देश हैं उन्होंने एक संगठन बनाया, एक गठन कर लिया 4-5 देशों को मिला करके, ठीक है, और उसी को नाम दे दिया गया दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन या फिर दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई, ध्यान देखना। तो 1967 में, 8 अगस्त 1967 में स्थापना किसकी हुई? आसियान की स्थापना हुई। इतनी बात क्लियर है? पक्का?
अब आगे बढ़े, देखो तो 1967 में आसियान की स्थापना हुई, और जब इसकी स्थापना हुई इसके अंदर कितने देश शामिल थे? इसके अंदर 5 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? 5 देश। और वो 5 देश कौन है? देखो, एक तो है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। दूसरा है एम से क्या है? मलेशिया, मलेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर वहीं जहां पे क्रिस 3 की शूटिंग हुई है, ठीक है। सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है। सिंगापुर और थाईलैंड। तो कौन कौन से हो गए? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस है, ठीक है, ओके, ध्यान रखना फिलीपींस है। तो ये 5 देशों ने मिलकर के हस्ताक्षर किया। कहां हस्ताक्षर किया? बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। कहां हस्ताक्षर किया भैया? ध्यान रखना, यहां पे बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर लिया इन्होंने, ध्यान रखना, ठीक है। बैंकॉक में एक मतलब बैंकॉक जगह है, आपने सुना भी होगा इस देश का नाम या फिर जगह का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? घोषणा पत्र हुआ। घोषणा पत्र पे क्या हुआ? घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर हुआ, और किसने किया? इन 5 देशों ने हस्ताक्षर किया और बोला कि चलो भाई ठीक है, फाइनली हमारा आसियान संगठन की स्थापना हो गई, ठीक है। इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और आसियान की स्थापना हो गई 8 अगस्त 1967 में। और इसके बाद 5 देश और जुड़े, ठीक है। लाओस, वियतनाम, ठीक है, ब्रुनेई, दारुसलाम, ठीक है, म्यांमार, ये सारे देश भी बाद में जुड़े हैं, ध्यान रखना। तो जैसे इनकी स्थापना हुई, इन्होंने अपने क्षेत्रीय संगठन के लिए एक झंडा भी बनाया। क्या बनाया? एक झंडा बनाया। तो झंडे के अंदर इस तरीके से झंडा बना हुआ था, है। और झंडा बनने के बाद अंदर एक गोल रेड कलर का प्रतीक था, और रेड होने के बाद यहाँ पे क्या थे? धान की बालियां थी, धान की बालियां। देखो ऐसे हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये स्टार्टिंग के 5 देश थे जो जिन्होंने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। ये हैं धान की बालियां, ध्यान रखना, क्या है ये? धान की बालियां, ओके। तो 5 तो ये हो गए, और जब बाद में 5 देश और जुड़े थे, जब बाद में 5 देश और जुड़े तो 5 बालियां और जुड़ गई, 5 बालियां और जुड़ गई। किस में जुड़ गई? इस झंडे में जुड़ गई। विशेषता है ना, अगर किसी देश की विशेषता की बात करें तो उसके झंडे से ही पता चलता है कि उस देश के अंदर कुछ ना कुछ प्रतीक होगा उसके चक्कर में। जैसे हमारे देश के झंडे में वो चरखा है जिसके अंदर 24 तिल्लियां होती है, तो इसका मतलब ये है कि चरखा चल रहा है तो 24 घंटे हमारी जो इंडिया है वो प्रगति कर रही है, यानी कि काम कर रही है। और इसमें क्या है कि ये जो देश हैं जिन्होंने 10 की धान की बालियां हैं, पहले बात तो ये देखना कि ये जो सर्कल है ये तो इनकी एकता का प्रतीक माना जाता है, और दूसरी जो धान की बालियां हैं जो कि 10 दिखाया जा रहा है, इन 10 बालियों के देशों को दर्शाता है कि 5 देश पहले और 5 देश और जुड़ गए हैं। पहले ये नहीं था नीचे वाला और ऊपर वाला था, जब 5 देश और जुड़ गए तो 5 और बालियां झंडे में बना दिया गया। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या था? वही जो क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से उद्देश्य? एक दूसरे की मदद करना, यानी कि हेल्प करना, ठीक है। जितने भी यानी कि 10 देश शामिल हैं, इन 10 देशों में क्या करेंगे? आपस में हेल्प करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है? जीडीपी को बढ़ाना, जीडीपी को बढ़ाना। और ध्यान रखना, एशिया में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला यही क्षेत्रीय संगठन है। एशिया में जितने भी देश हैं उनमें से सबसे ज्यादा तेजी से डेवलप, उनकी जीडीपी इतनी तेजी में भागी है कि भाई साहब क्या ही बताएं, ठीक है। आगे ये कहते हैं कि भाई हमें इनकी तरह नीति नहीं अपनाना है, इनकी तरह यूरोपीय संघ की तरह नीति नहीं अपना, हमें अलग तरीके से नीति अपनाना है। उन्होंने जैसा करा हम नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि देखो एक क्वेश्चन इसके लिए अलग से बन जाता है, उस क्वेश्चन को क्या कहते हैं? आसियान शैली। क्या कहते हैं? आसियान शैली। अब ये 2 नंबर में क्वेश्चन हमेशा आता है, तो बच्चे पूछते हैं आसियान क्या है, तब तो समझ में आता है, मतलब सीबीएसई वाले ये पूछ ले कि आसियान क्या है तब समझ में आया था। लेकिन जब यही वर्ड जोड़ दिया शैली कि आसियान शैली क्या है या फिर आसियान शैली से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखना, इन्होंने कहा है आसियान वाले ने कि हमें यूरोपीय संघ, क्या बोला इसने? यूरोपीय संघ की तरह हमें नीति नहीं अपनाना, हमें अनौपचारिक, क्या? अनौपचारिक और टकराव रहित, क्या? टकराव रहित मेल मिलाप से काम करना है। टकराव रहित मेल मिलाप से, किससे? मेल मिलाप से हमें
काम करना है, यानी कि बिना किसी रोक टोक, बिना किसी अड़ंगा और कबाब में कोई हड्डी ना बने, इसलिए इन्होंने इस चीज को फॉलो करा कि अनौपचारिक, टकराव रहित और मेल मिलाप से सारे काम किए जाएंगे, सारा कुछ किया जाएगा, और इसी को क्या कहा गया, आसियान शैली कहा गया। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा उद्देश्य, झंडे की विशेषता, कितने देश शामिल थे वो, स्थापना कब हुई वो, किन परिस्थितियों से स्थापना हुई वो, इन सभी के बारे में हमें पता लग गया है। हाँ, तो हम आसियान के अगर 3 स्तंभों की बात करें तो पहला स्तंभ है जो देखा गया है वो आसियान एक सुरक्षा समुदाय के रूप में, यानी कि जो आसियान ने अपने विकास करने के लिए, अपने खुद को सिक्योर करने के लिए जो स्तंभ बनाए हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला तो स्तंभ है आसियान एक सुरक्षा समुदाय के रूप में। अब सुरक्षा समुदाय के रूप में कैसे होता है कि ये एक दूसरे के क्षेत्र की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। बात समझ आ रही है? और कोई भी जो लड़ाई होगी उसको बात और विवाद के अनुसार नहीं, मतलब हल कर लेंगे, उसको लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? और आसियान की सुरक्षा समुदाय के अंदर क्या होगा कि जो विदेशी नीति है ना वो काफी ढंग से, अच्छे तरीके से मतलब बनाई जाएगी और फॉलो की जाएगी उस पर। बात समझ आ रही है? तो यह आसियान की सुरक्षा नीति, और यह लगभग 20 सालों से, अपने शुरुआती 20 सालों से, क्या शुरुआती 20 सालों से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा पर ही ध्यान दिया है, अपने खुद को सिक्योरिटी पे ध्यान दिया है। तब जाकर के इन्होंने क्या करा, अपने आप को मजबूत करने के लिए, एक विदेशों से बातचीत करने के लिए 1997 में इन्होंने क्या किया, एक मंच तैयार किया जिसमें विदेशी मामलों को और विदेशी बात मतलब विवादों को बातचीत के द्वारा हल किया जा सके, इन्होंने खुद का बनाया। नेक्स्ट की बात करें हम तो दूसरा स्तंभ है वो है आसियान एक आर्थिक समुदाय संगठन के रूप में। बात समझ आ रही है? आर्थिक संगठन के रूप में बात हो रही है। अब आर्थिक संगठन का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान रखना, तो यहाँ पे जो सदस्य देश हैं उनमें से क्या होगा, मुक्त व्यापार होगा। मुक्त व्यापार मतलब वही सेम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के अंदर जो पहला हमने क्षेत्रीय संगठन पढ़ा, सेम उसी का है। मुक्त व्यापार का मतलब क्या, एक दूसरे के बाजारों में सामान बेचने से कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है? और दूसरा, ये विदेशों में, कहा, विदेशों में साथ व्यापार करेंगे, साथ व्यापार करेंगे, तेजी से वृद्धि हुए हैं। और तीसरा पॉइंट, इनके पास साझा बाजार है। क्या है? साझा बाजार है, जहां पे अपना कोई मतलब इसमें शामिल देश कोई भी हो वो अपना सामान बेच सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? पक्का? तो आर्थिक संगठन के रूप में तो इस तरीके से हो गया। अब हम तीसरा स्तंभ देखें तो तीसरे स्तंभ में आसियान एक सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय के रूप में। तो सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, इन्होंने दूर संचार प्रणाली की बहुत ही ज्यादा बड़ा योगदान किया है। ठीक है? यानी कि रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से एक ऐसा चैनल बनाया है जिन पे वहां की संस्कृति, यानी कि आसियान के क्षेत्रीय संगठन की जो स्थिति है वो उस संस्कृति, उसकी परंपरा जो आसियान की है उस टेलीविजन पे एक पर्टिकुलर चैनल पे शो किया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, संस्कृति का और सामाजिक का प्रसार ही तो हो रहा है, वही तो कर रहा है ये। बात समझ आ रही है? और इन्होंने एक नया क्वेश्चन बन करके आता है आसियान से कि आसियान विजन 2020 दस्तावेज क्या था। तो आसियान विजन 2020 दस्तावेज क्या है, या तो फिर इसकी विशेषता बताओ। एक अलग से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इससे जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान रखना। इन्हीं में से पॉइंट्स को निकाल करके इसमें डाल दिया गया है। देखो दस्तावेज है, इसके अंदर लिख दिया गया है कि हमें 2020 तक हमें इतने सारे कार्य को करने हैं। और एक बात और ध्यान रखना कि आसियान की जो 3 स्तंभ हैं उसको स्थापना कब हुई, उसकी स्थापना हुई 2003 में। कब हुई? 2003 में हुई। ठीक है? तीनों स्तंभों की स्थापना इन्होंने किया, और कुछ जो पॉलिसी थी जो इन्होंने पहले अपनाया हुआ है उन पॉलिसियों को इन स्तंभों में रख दिया है। तो विजन दस्तावेज की हम बात करें और इसकी विशेषता की बात करें क्या है क्या नहीं है,
तो विजन दस्तावेज वो दस्तावेज है जो कि आसियान क्षेत्रीय संगठन ने खुद को डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय में अपना एक चेहरा दिखाने के लिए उसने विजन दस्तावेज रखा और इसके अंदर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जितने भी प्रकार से अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहा है। ये जो मैंने नाम लिया सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, इन तीनों का ही अलग अलग पॉइंट बना करके लिख सकते हो तुम। सामाजिक, उसके बाद आर्थिक, उसके बाद सांस्कृतिक, ठीक है, और राजनीतिक भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे विजन दस्तावेज का ये है, ओके। और इन्होंने काफी अच्छे से इतना बढ़िया डेवलपमेंट किया है कि ये यूरोपीय संघ जो था, जो यूरोपीय संघ था, उनसे बेटर देखा जाए तो एशिया के अंदर की बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं, मैं एशिया के अंदर की बात कर रहा हूं कि सबसे तेजी से ग्रोथ होने वाला ये क्षेत्रीय संगठन है। क्लियर है? पक्का? तो यहां पे हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि आसियान के विश्व में क्या उपलब्धियां हैं। जैसे कि पहले हमने वैश्विक सत्ता के वैश्वीकरण के अंदर क्या पढ़े, क्षेत्रीय संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं ना। क्षेत्रीय संगठन को भूलना नहीं है, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि ये क्षेत्रीय संगठन है, ये देश नहीं है, ये क्षेत्रीय संगठन है, एक ग्रुप है देशों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपलब्धियां, तो चलो देखते हैं, आओ। हाँ, तो हम आसियान की उपलब्धियां या प्रासंगिकता की बात करें तो ध्यान रहे जिस तरीके से एशिया में भारत और चीन विकास कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उसी तरीके से जो आसियान है, कौन है? आसियान, वो भी डेवलप कर रहा है। और इन्हीं चीजों से, इस डेवलपमेंट की चीजों से भारत और चीन के नजर में जो आसियान है वो इतना ज्यादा आकर्षक हो गया है, इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया है इसके विकास करने के तरीके को, जिससे इन दोनों के लिए ये क्या बन गया है? प्रासंगिक बन गया है, ठीक है। तो यही हो गया हमारा आसियान की उपलब्धियां या प्रासंगिकता। नेक्स्ट हमें इसी में देखो क्या है कि आसियान, तो इन दोनों का तो हो गया। पहले क्या था, शुरुआती में जब आसियान की स्थापना हुई थी उस टाइम पे भारत ने इस पर ध्यान नहीं दिया, भारत ने इस पर ध्यान नहीं दिया, कह रहा है ये तो टुच्चा मुच्चा ऐसे संगठन बन गया, क्या है ये, कुछ तो है ही नहीं। लेकिन जब ये डेवलप करना शुरू किया ना भाई साहब, भारत की आंखें फटी की फटी रह गई। और फिर उसने 1991 के बाद इसने रवैया क्या करा, अपना नॉर्मल कर लिया और शुरू कर दिया उनके साथ दोस्ती करना। और दोस्ती करना जब शुरू करा तो इसने क्या किया, एक तो सिंगापुर के साथ, किसके? सिंगापुर, और दूसरा थाईलैंड, भाई साहब क्या नाम है, ठीक है, थाईलैंड। तो इन दोनों के साथ क्या करना चाहा, इन दोनों के साथ इसने, इंडिया ने मुक्त व्यापार करना चाहा, मुक्त व्यापार समझौता किया है। क्या किया है? मुक्त व्यापार का समझौता किया है। इतनी बात क्लियर है? पक्का बताओ, ठीक है। तो मुक्त व्यापार का समझौता किया किसने? भारत ने 1991 के बाद बोल रहा हूं मैं, बाद, ठीक है, यानी कि उस टाइम की बात नहीं कर रहा, उसके बाद हुआ है, ठीक है, जब इंडिया ने आर्थिक नीति अपनाया था उसके बाद की बात हो रही है, ठीक है। तो आसियान के जब सिंगापुर और थाईलैंड से मुक्त व्यापार करने, यानी कि बिना किसी रोक टोक से भारत व्यापार कर सकता है। उसके बाद कुछ टाइम बाद भारत ने दोबारा से क्या किया, एक नीति अपनाया। पहले तो पूरब की तरफ नहीं देखता था ना, अब नीति क्या अपनाया? पूर्व की ओर देखो नीति, पूर्व की ओर देखो, ये है नीति, देख रहे हो, पूर्व की ओर देखो, ये है नीति, ध्यान रखना, ये है नीति, ये इंडिया ने बनाया है, ये इंडिया ने बनाया है। और इसी को हमारे मोदी जी ने, किसने? मोदी जी ने चेंज करके क्या बना दिया गया? पूर्वोत्तर कार्य नीति, पूर्वोत्तर कार्य नीति। ध्यान रहे, ये हमारे मोदी जी ने किया हुआ है, ये हमारे मोदी जी ने किया है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो मोदी जी ने इस कार्य की जगह हम चेंज करके क्या कर दिया गया? पूर्वोत्तर कार्य नीति। इतनी बात क्लियर है। और मोदी जी ने वहां की, कहां की? आसियान के देशों की यात्रा भी की। और आपको पता होगा कि 2018 में जो आसियान के क्षेत्रीय संगठन के देश हैं, उन देशों के कुछ सदस्य हमारे देश में समारोह पर अतिथि गण बनकर के भी
आए थे। तो इससे जब अतिथिगण बन करके आए और जब मोदी गए वहां पे, मोदी जी गए और बातचीत करी, तो इनमें क्या हुआ, समझौता हुआ। समझौता होने से क्या होता है, दोस्ती बढ़ जाती है मिलने से, ठीक है, और व्यापार काफी अच्छे तरीके से होने लग जाता है। क्लियर है? तो ये था हमारा आसियान की उपलब्धियां, जो कि काफी ज्यादा ढंग से अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इस पार्ट को खत्म करते हैं। ओके बाय। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।